दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी हैं। तो चलिए 150 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला जो कथन है कि भारतीय देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है, तो ये गलत है। ये 30 डिग्री के आसपास है। जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री के आसपास है, तो इस वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक के लिए मानक माध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया, तो दूसरा सही है, तो बी आंसर ठीक है इसका। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है बताना है। यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उत्पत्ति है। दूसरा है, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम बारिश होती है, तो पहला ठीक है इसका और दूसरा भी ठीक है, तो दोनों ही सही है इसका, दोनों ही ठीक है, तो दोनों सी इसका आंसर होगा। दोनों कथन सही हैं। तो जो एल नीनो है एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 3 साल में एक बार दिखाई देती है, और जब ये आती है तो विश्व के विभिन्न हिस्सों में कहीं सूखा, कहीं बाढ़ और कहीं मौसम संबंधी चरम स्थितियों का कारण बन जाती है। और इस प्रणाली में जो पहला दिया हुआ है कि पूर्वी प्रशांत में पेरू तट पे गर्म समुद्री धाराएं उपस्थित हैं, तो ये ठीक है। और एल नीनो जो है गर्म भूमध्य समुद्री जलधारा का एक विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रस्तावित हो जाती है, तो ये बात भी ठीक है। और इसमें एक पूछता है कभी कभी कि ये समुद्री धाराएं पेरू के तट पर जल के तापमान में 10 डिग्री तक की वृद्धि करती हैं, तो ये कभी कभी स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछता है कि कितने डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय जल भृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो राष्ट्रीय जल भृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना हमको। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। तो विथ रेफरेंस टू द नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो एक्वीफायर जो हमारे यहाँ जो भूजल है उनके बारे में जो मानचित्र बना है, तो मानचित्र बनाया जा रहा है, तो उसके प्रबंधन कार्यक्रम के लिए, हमारे भूमिगत जल के प्रबंधन का कार्यक्रम के लिए मानचित्र बनाया जा रहा है। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सही है। तो पहला जो है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बता रहा है इसको। तीसरे नंबर क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। यह जल भृतों का चित्रण और लक्षण वर्णन के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का एक हिस्सा है, तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है इसमें। तो पहला जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये गलत है, ये गलत है। यह योजना है हमारे केंद्रीय भूजल बोर्ड का कार्यक्रम है, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा इसका सही है, तो केवल ए आंसर इसका ठीक है। दूसरा है लक्षण वर्णन के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का एक हिस्सा, ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में एक और चीज़ जान लीजिए कि केंद्रीय भूजल बोर्ड इसको क्रियान्वित कर रहा है, इसका संचालन कर रहा है। बाकी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। और दूसरी बात ये है कि एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो ये दिया था, ये बात तो सही है कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, तो बताइए तो राजस्थान है कि नहीं है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर कौन, तो याद कर लीजिए, बोल देता हूँ। ये ट्रेन जाती हैं पूरा नाश कर देती हैं वीडियो को। तो पहला है, बोलता हूँ, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है।
इसमें मणिपुर नहीं है तो ये 4 काट दीजिए। इसका बी आंसर सही है। राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है। बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो म्यांमार की सीमा जो है वो मणिपुर से, मिजोरम से, असम से और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा इसको, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी जो इसकी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, तो इसका डी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें पूछता है, नहीं याद रहता तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो डी आंसर सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो पहला है पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा कथन सही है इसका, तो केवल 2 सही है, तो ए आंसर ठीक है इसका। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, ठंड के कारण हवा वहाँ नीचे बैठती है, इस वजह से थोड़ा वो नीचे हो गया है। और बाकी जो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, तो इतनी गर्म होती हैं हवाएं ऊपर कि जो पूरी गैस है उनको ऊपर तक शिफ्ट कर देती हैं। इस वजह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दूसरा इसका कथन सही है, तो ए आंसर ठीक है इसका। तो ओजोन परत क्षोभ मंडल में नहीं पाई, फिर कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कभी कभी पूछता है, तो औसत ऊंचाई उसकी 12 किलोमीटर है, जो कि ध्रुवों पे कम है और भूमध्य रेखा पे ज़्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला क्षेत्र है और राज्य है, कहाँ कौन सा है, तो बताना है हमको। तो गिरिडीह है, कोरबा है, रानीगंज है, सिंगरौली है। पूछ रहा है कौन कहाँ पे है। तो जो गिरिडीह है झारखंड में है, तो एक का चौथा हो गया। जो कोरबा है छत्तीसगढ़ में है, दूसरा हो गया। और रानीगंज जो है वो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल 1 हो गया। और सिंगरौली एमपी में है, तो 3 हो गया इसका। तो 4 2 1 3 यही आंसर सही होगा, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 पहले में ही है, इस वजह से पहला ठीक है इसका, ए आंसर ठीक है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मानसून बौछार फसल के लिए उपयुक्त है, सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो फूलों वाली बौछार, ट्यूलिप फूल, काल बैसाखी, जूट, बारदोली, छीड़ा, चाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का ए है, सही सुमेलित नहीं है। फूलों की बौछार जो है वो केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलाती है, तो पहला इसका सही नहीं है, तो ए आंसर ठीक है इसका। जो काल बैसाखी वो पश्चिम बंगाल में और असम के क्षेत्र में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पौने हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है, बताना है। तो उचित एवं लाभकारी मूल्य वह मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है। दूसरा है भारत में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य संशोधित किया है, तो दूसरा गलत है। इसको संशोधित करके 2025 और 26 तक टारगेट किया गया है 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य। भारत ने इसको घटा दिया था, इसी वजह से दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, तो एक इसका आंसर होगा। तो उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वह मूल्य है जो चीनी मिल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को देता है, तो बात ये सही है। और ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सी इज़ एन एरिया। तो पहला है
अपनी आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक समुद्र विमुख विस्तृत है। दूसरा है उच्च समुद्र से समुद्र विमुख विस्तृत है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे। तीसरा है प्रादेशिक जल से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र विमुख विस्तृत है। तीसरा है सन्निहित क्षेत्र से उच्च समुद्र तक समुद्र विमुख विस्तृत है। तो कौन सा आंसर? तो इसका पहला ठीक है कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्री विमुख विस्तृत होता है। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, पहला ठीक है इसका। तो जो समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो है, जिसको UN क्लॉज कहते हैं, UNCLOS क्लॉज 1982 में बना था, जो समुद्रिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो समुद्र के क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्र में विभाजित करता है। पहला है आंतरिक जल क्षेत्र, दूसरा है प्रादेशिक समुद्र, तीसरा है सन्निहित क्षेत्र, चौथा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र और पांचवा है उच्च समुद्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र से परे और उसके आसपास EEZ का दावा कर सकता है, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर तक होता है। 200 नॉटिकल माइल तो पहला ही ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। भूपर्पटी के संदर्भ में पूछ रहा है कि भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। तो पहला कह रहा है यह प्रकृति में भंगुर होता है, तुरंत टूट जाता है, ये कहने का मतलब है, भुरभुरा होता है। दूसरा है महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तो ये भी ठीक है। तो इसका दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका D आंसर सही है। 1 और 2 दोनों ही ठीक है। जो महाद्वीपीय मोटाई होती है महाद्वीप की, वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है, 30 किलोमीटर। और जो समुद्र की होती है, समुद्री भूपर्पटी की, वो 5 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ठीक है, दोनों ही ठीक है इसका। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है? तो बताइए, वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2005 को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र है, C आंसर सही है। महाराष्ट्र ने 2005 में जब ये अधिनियम आया था तभी इसने लागू कर लिया था। उसके बाद उसको लागू किया था अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने लागू किया था। अभी तक महाराष्ट्र के अलावा 11 राज्यों ने इसको लागू कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश तीसरा है, 2008 में उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत के जलवायु विभाजन संबंधी अध्ययन का प्रयास किया था? तो कौन है, बताना है हमको। तो पहला दिया हुआ है H.E. ब्लैनफोर्ड, B है B.P. सुब्रमण्यम, तीसरा है BLC जॉनसन, D वाला है W. कोपेन। तो H.E. ब्लैनफोर्ड थे, तो A इसका आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। चौथा है एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो हर घर जल योजना, दूसरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो जो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट होता है वो वहाँ से वो जो है B इसका आंसर सही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आ रहा है। तो जो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसका लक्ष्य है 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना है। और चीन के बाद विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये, तो याद रखिएगा इसको भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो पहला है मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल कहा जाता है। दूसरा है क्रोड बहुत भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल और लोहे से बना है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो क्या है इसका? 1, 2,
केवल दो, एक न तो एक न तो दो, केवल एक। तो इसका पहला जो ऑप्शन है, मेंटल के ऊपरी हिस्से को अस्था मंडल नहीं कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल। तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा सही है। क्रूड बहुत ही भारी पदार्थों से मुख्यतः निकिल और लोहे से बना है, नीफे कहते हैं इसको, निकिल और फेरस। तो इसका केवल बी सही है इसका आंसर। तो ये पूछता है मेंटल के बारे में। तो मेंटल जो है मोह असंतता से या मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत है ये। तो यहाँ पे मोह असंबद्धता है, इससे नीचे आने पे लगभग 2900 किलोमीटर गहराई पे है, गहराई तक है। तो ये बात है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। तो मिश्रित ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो सबसे जो विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं वो ज्वालामुखी कुंड होते हैं। तो सी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा, जिसको काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा होता है सबसे बड़ा विस्फोटक। 17वां सीसी काल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? 5 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 4 हैं। तो 8 हैं, सी आंसर सही है। तो सीसी काल्डर के अनुसार भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। 18 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। तो अफगानिस्तान इसका ऑप्शन है, सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियाँ उदाहरण हैं। तो द्रुमागति अपवाह प्रणाली का, समानांतर अपवाह प्रणाली का, जालीनुमा अपवाह प्रणाली या आयताकार अपवाह प्रणाली। तो ये समानांतर अपवाह प्रणाली के उदाहरण है। तो बी आंसर इसका ठीक है। तो पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी नदी है, कावेरी है, कृष्णा है और तुंगभद्रा है। तो ये समानांतर अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। 20वां है क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। तो गुजरात है, ये आंसर ठीक है इसका, कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश गुजरात है। तो भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। तिलहन उत्पादक का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। तिलहन वो फसलें जिससे ऑयल निकलता है, जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, तिल हो गया, नाइजर बीज हो गया, सरसों, कुसुम जो है तिलहन, इस तिलहन में आते हैं। ठीक है। पूछता है श्वेत सरसों और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, सेकेंड पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक पत्तन नहीं है? तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है? तो मुंबई पत्तन, मार्मागांव पत्तन, कोच्चि पत्तन, चेन्नई पत्तन। जो चेन्नई पत्तन है वो प्राकृतिक पत्तन नहीं है, तो इसका डी आंसर सही है। बाकी मुंबई पत्तन, मार्मागांव पत्तन, कोच्चि पत्तन जो है प्राकृतिक पत्तन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट या समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन नहीं मिला है? घोघला समुद्र तट, तारकरली समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट, थारंगमबाड़ी समुद्र तट। तो कौन सा है उपयुक्त में से? तो इसमें ए ठीक है, इसका 2 और 4 नहीं प्राप्त है। तो तारकली और थारंगमबाड़ी को प्राप्त नहीं है। तो 2 और 4 है इसका, इन्हीं को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। घोघला समुद्र तट को मिला है, कोवलम को मिला है। ठीक है। तो जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारिस्थितिकी संकेतक है, जिसके 33 मानदंड के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसमें
इन मानदंडों में 4 प्रमुख शीर्षक हैं, जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा और जानकारी, स्नान के लिए जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण और सेवाएं कैसी हैं। तो इन बेस पे उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो भारत में भी 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो 12 में जैसे जैसे मुख्य मुख्य हैं कि शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला दमन दीव में है, कासरकोड जो कर्नाटक में है, पदुबिद्री समुद्र तट कर्नाटक में है, कप्पड़ जो है केरल में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, स्वर्ण समुद्र तट उड़ीसा में है, राधानगर समुद्र तट अंडमान और निकोबार में है, और कोवलम तमिलनाडु में है, और ईडन जो है पुदुचेरी में है। इनको मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें हिमनद दिए हुए हैं और उनको मिलाना है किस राज्य में है। तो चोराबारी हिमनद, जियमू हिमनद, रोगबुक हिमनद, नुब्रा हिमनद, तिब्बत, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख दिया हुआ है। तो जियमू जो है सिक्किम में है, तो बी का दूसरा हो गया। चोराबारी हिमनद जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 3 हो गया इसका। रोगबुक हिमनद जो है कहाँ पे है, ये तिब्बत में है, और नुब्रा हिमनद जो है लद्दाख में है। तो 2 3 1 4 नहीं 3 2 1 4 है, 3 2 1 4 सी आंसर ठीक है इसका। तो इसको याद रख कर लीजिएगा, कभी कभी मिलान करा लेता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। पूछ रहा है बुग्याल क्या है। तो थार मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला रेतीली मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं। पश्चिमी घाट में स्थित सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो ये भी नहीं है। सुंदरबन में पाया जाने वाली आर्द्रभूमि, तो ये भी नहीं है। उच्च उन्नतांश वाले क्षेत्रों में, मतलब कि उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान है, तो ये डी वाला सही है। बुग्याल जो है उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले घास के मैदान है। पूछ रहे हैं कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लघु हिमालय है, बी आंसर ठीक है इसका। तो लघु हिमालय में कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा जैसी प्रसिद्ध घाटियाँ भी हैं। और लघु हिमालय में जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 4500 मीटर के बीच में है और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो पीर पांजाल हैं, धौलाधर हैं और महाभारत श्रेणी है। तथा इसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शहर हैं, तो शिमला है, दार्जिलिंग है, चकराता है, मसूरी है, नैनीताल है। सारे हिल स्टेशन जो हैं इसी में आते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है नर्मदे सबसे बड़ी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दूसरा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। तो पहला इसका गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है, पूछ रहा है नर्मदा इज द लार्जेस्ट राइट फ्लो रिवर दैट पास थ्रू रिफ्ट वैली। तो राइट फ्लो नहीं है। तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है जो दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये गलत है। दूसरा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये अरब सागर में नहीं गिरती, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका दोनों ही गलत लग रहा है। तो इसका डी आंसर सही होगा, ना तो एक ना तो दो। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो नदी है वह उत्तर से, विंध्य के उत्तर से और सतपुड़ा क्षेत्र के दक्षिण से होकर भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है। तो पहला है यह अरावली पर्वतमाला कच्छ के रण और सिंधु नदी से समावृत है। तो सही नहीं है, चुनना है हमको। तो यह अरावली पर्वतमाला और कच्छ के रण और सिंधु नदी से समावृत है, मतलब घिरी हुई है। तो ये पूछ रहा है। दूसरा है लूनी एकमात्र नदी है जो मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यह ब्लैक
ब्लैक बक और एशियाई जंगली बिल्लियों के लिए पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। डी है, यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश तक विस्तृत है, तो ये गलत है। तो ठीक है, तो मरुस्थल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक विस्तृत है राजस्थान के साथ। तो डी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? तो नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो शामिल नहीं है बताना, तो नागौर नहीं है, बाकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को मरुस्थल त्रिभुज कहते हैं इनको। तो याद रखिएगा, मरुस्थल त्रिभुज में बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना हमको। तो डाल्टनगंज कोयला के लिए ठीक है, मयूरभंज जस्ता के लिए नहीं है, मयूरभंज लोहा तांबा निकिल के लिए है, लोहा तांबा निकिल के लिए। केंदुझर जो है मैग्नीज के लिए ठीक है, और कटनी जो है बॉक्साइट के लिए, तो ये भी ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है, जस्ता के लिए नहीं है, लोहा तांबा निकिल के लिए है। तो कटनी बॉक्साइट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मयूरभंज लोहा तांबा निकिल के लिए है, केंदुझार भी पूछता है तो मैग्नीज के लिए है, और डाल्टनगंज जो है कोयला के लिए है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मिलान कराता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो भारत इसमें तृतीय चरण में है। तो भारत जो है वर्तमान में उच्च मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता वाली स्थिर जनसंख्या से कम मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता वाली स्थिर जनसंख्या में जननांगीय संक्रमण के 4 मॉडल के तीसरे चरण में पहुंच गया है, जिसमें कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही इस चरण में हैं। तो ठीक है। ये 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम से व्यवस्थित करिए। तो उत्तर से दक्षिण हमको लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर से दक्षिण लगाना है हमको। तो गड़जात की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में है, ठीक है। जावेदी की पहाड़ियाँ जो हैं ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के उत्तरी भाग में है, तमिलनाडु होगी। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड में है। तो सबसे पहले झारखंड आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर जावेदी दूसरा सबसे लास्ट होगा। तो दूसरा सबसे लास्ट जो है बी में है, तो इस तरह से भी सही हो गया क्योंकि जावेदी तमिलनाडु में है। तो सबसे पहले चौथा होगा राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में, फिर पहला होगा गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, फिर तीसरा है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नल्ला माला या नल्ला मलाई, तो आंध्र प्रदेश में, फिर से दूसरा है जावेदी तमिलनाडु में। तो बी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या है, तो ये बात ठीक है। भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसके बाद गोंड का स्थान आता है। दूसरे का आंसर बताइए कौन सही है? तो भारत में भील सबसे बड़ी जनसंख्या है, ये बात सही है, क्योंकि भारत में 38% भील हैं, ये बात ठीक है। जिसके बाद गोंड का स्थान आता है, तो ये भी सही है। तो सेकेंड नंबर पे गोंड है। पूछता है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। संथाल जो है भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है इसका? तो दोनों सही है, बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दर्रे के बारे में पूछ रहा है। ये दर्रे के वीडियो में हमने इसे पढ़ाया है, अगर आप चाहे तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे चैनल पे महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बताया गया, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो दर्रे और राज्य दिया हुआ है, तो गोरम घाट दर्रा, असीरगढ़ दर्रा, सेला दर्रा, मुरलिंग दर्रा, तो इन्हीं को मिलाना है। तो गोरम घाट दर्रा ये राजस्थान में है, जो कोई नहीं पढ़ाता, तो याद रखिएगा इसको, राजस्थान में है। असीरगढ़ का जो किला है, ये दर्रा, असीरगढ़ का जो दर्रा है, किला कह रहे हैं, दर्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी कोई नहीं पढ़ाता। सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसको लोग पढ़ाते हैं। और मुलिंग दर्रा ये भी लोग पढ़ाते हैं, तो उत्तराखंड में है, ठीक है।
तो हो गया 1 3 2 4। तो 4 2 3 1 किस में है? 4 2 3 1, 4 2 3 1 डी में है। तो डी आंसर इसका सही है, इसको याद कर लीजिएगा। राजस्थान में गोरम घाट दर्रा है और सीटगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है इसका कौन सा सही नहीं है, बताना है हमको। तो दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि हुई है। तो तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थिति है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो पहला तो ठीक था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं। चौथा क्या, अरुणाचल प्रदेश में पक्का बाघ अभयारण्य में से सबसे अधिक वन आवरण है। तो ये भी ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत है। तो सी आंसर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र नहीं है, वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी है ये। तो सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी राज्य से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। अच्छा, जिंदगड़ा चोटी उड़ीसा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान, अनाईमुड़ी केरल। तो जो जिंदगड़ा चोटी है उड़ीसा में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है इसका। बाकी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान में ठीक है, अनाईमुड़ी केरल में भी ठीक है। तो यही मैच नहीं कर रहा था, 35वें का ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो पहला है इरेटोस्थनीज, दूसरा है विडाल डी लाप्लास, सी है डेरोडोप्टस और 4 है इमैनुअल कांट। तो ये है इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। ये 275 से 194 ईसा पूर्व में था, 275 से 94 ईसा पूर्व में। ठीक है, इरेटोस्थनीज है। ठीक है, ए आंसर सही है इसका 36वें का। इसकी जो इरेटोस्थनीज था, इसकी सबसे बड़ा योगदान जो था वो अक्षांश और देशांतर को देना था इसका, इन्होंने नहीं दिया था। इम्पोर्टेंट है, इरेटोस्थनीज नहीं दिया था इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जनजाति और राज्य को मिलाना है। तो लाहुला, चेंचू, भैना, दमारिया, तो इनको मिलाना है। तो जो लाहुला हैं वो उत्तराखंड के हैं, तो लाहुला उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश में कुछ भाग में है। तो एक का हो गया। दूसरा चेंचू जो हैं वो तेलंगाना के हैं, तो चेंचू तेलंगाना सबको याद है, तो एक हो गया। भैना जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, तो 4 हो गया। दमारिया जो हैं गुजरात के हैं, तो 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी आंसर सही है इसका, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है मोरीबंद डेल्टा, इंपॉर्टेंट है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो ये बंगाल डेल्टा, सी आंसर सही है इसका। तो मोरीबंद डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया जिले और बांग्लादेश के कुश्तिया पबाना जोसेरा जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। यह गंगा डेल्टा के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये जो मोरीबंद डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा के आता है। अगले क्वेश्चन चल। तो अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है।
गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार है, सहारनपुर है, बहराइच है, पिथौरागढ़ है। तो पहला है हरिद्वार है, हरिद्वार से घुसती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। तो बिहार का है, बी आंसर ठीक है। 41वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है? 361, 382, 383, 483। तो बी आंसर ठीक है इसका, 382। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो सिक्किम है, ए आंसर ठीक है इसका, सिक्किम है। 43वां है, 2011 की गणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 8.6 है, 7.8 है, 9.85 है, 9.6 है। तो 8.6 है, ए आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो 44 नंबर का क्वेश्चन है कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? तो 67.62, 66.43, 69.44, 69.46। तो ये 65.46 है। तो 65.46 डी आंसर ठीक है इसका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त कौन थे? CM चंद्रमौली, AK श्रीवास्तव, BK बनर्जी, RN छिब्बर। तो 45वां का CM चंद्रमौली थे, तो ए इसका सही आंसर है, चंद्रमौली साहब थे। 46वां है, करेवा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है हमको। तो ये जलोढ़ मृदा और बलुआ पत्थर जैसे तलछटों के बृहद निक्षेप हैं, तो ये ठीक है। दूसरा, ये केसर की खेती के लिए उपयुक्त हैं, तो ये भी ठीक है। सी श्रीनगर का हवाई अड्डा करेवा दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी नहीं है, दामोदर जगह का नाम है। तो श्रीनगर का हवाई अड्डा करेवा दामोदर करेवा पर स्थित है, तो ये भी ठीक है। इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था, तो ये गलत है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो ठीक है पहला। यह योजना 5 वर्षों के लिए संचालित की गई है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है इसका, तो बी आंसर ठीक है। तो बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र का जो कार्यक्रम है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित योजना है, और यह 2021-22 से 2025-26 के अवधि के लिए जारी की गई थी। बाढ़ नियंत्रण, इसमें मुख्य काम इसका है बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी बनाना, जल निकासी करना, उसका जल निकासी का विकास करना, समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए ये इम्पोर्टेंट पहल थी कि कहीं कटान हर जगह का रोकना है इसको। और अब विशेष रूप से ये 90% केंद्र सरकार देगी, विशेष राज्यों के लिए 10% वहाँ का राज्य देगा, और जनरल राज्यों के लिए 60% और 40% का मामला है। तो ठीक है, बाढ़ के लिए था ये। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदला गया है, तो बताइए। ग्रामीण शहरी भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नहीं, भूदान भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो ये भी नहीं है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो यही ठीक है। भूमि लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यही सही है, सी आंसर इसका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन तो पूछ रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है।
तो इसमें बताना है इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है, तो ये गलत है। लेटराइट मृदा में आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, तो इसलिए गलत है। दूसरा, यह काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये ठीक है। तो सी आंसर सही है इसका, केवल 2 ठीक है इसमें, तो ये ठीक है। तो जो लेटेराइट मृदा है ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विकास होता है, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम होता है इसमें। ये बहुत तेज़ निक्षालन हो जाता है तो वो भूमि जो होती है लेटेराइट मृदा में बदल जाती है। तो वर्षा में जो सिलिका होता है, चूना होता है, उसको बहा ले जाता है या निक्षालित कर देता है उसको, तब पीछे तथा उसमें रह जाता है एल्युमिनियम के यौगिक और आयरन के ऑक्साइड। तो पहला है आयरन के ऑक्साइड कमी जो बता रहा था, ये नहीं, कमी नहीं है, अधिक होती है इसमें, आयरन का ऑक्साइड बच जाता है इसमें। और इस मृदा में जो होता है कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, पोटास भी अधिक होता है इसमें। तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। इसमें लाल लेटराइट मृदा पाई जाती है जहाँ पे काजू बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो लेटराइट मृदा का यूज दूसरी जगह है कि घरों में जो ईंट का निर्माण होता है, घरों हेतु ईंट का निर्माण, तो उसमें व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा है जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना विकृत होती है। तो पहला ठीक है कि मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा, जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना में विकृत हो जाती है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन इसका सही है, तो बी आंसर हो गया इसका सी आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम हरियाली दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है। तो पहला एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको अभी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, वो है, ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में भी नहीं है। चारा एवं आहार विकास से नहीं। तो पहला सही है कि जो एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम है इसको हरियाली दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत में जो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था, भारत में 1889 और 90 में इसका शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण रोजगार का सृजन करने के साथ साथ क्षीण हो रहे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण, विकास के लिए पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, ये ठीक है। तो 2003 में इसे हरियाली दिशा निर्देश के रूप में भी जाना गया। वर्तमान में इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2015-16 से 2019-20 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है, जिसका कार्यान्वयन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है, इतना डिटेल सही है। इसमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बता लेंगे कि इसकी शुरुआत 1889 से 90 में हुई थी। उद्देश्य है ग्रामीण में रोजगार का सृजन करना, और जो जल के जो संसाधन हैं क्षीण हो रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण करना, उनका विकास करना, जिससे पर्यावरण का संतुलन हो। और 2003 में से हरियाली दिशा निर्देश या हरियाली गाइडलाइन के बारे में भी इसका दूसरा नाम रखा गया। तो ये सब ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कैम्बे लूनी क्षेत्र संबंधित है। तो लौह अयस्क से, तांबे के भंडार से, चाय की खेती से, तेल रिफाइनरी से। तो काम्बे और लूनी क्षेत्र किससे संबंधित है। तो काम्बे और लूनी क्षेत्र है तेल रिफाइनरी संबंधित है, तो इसका डी आंसर सही है। तो काम्बे और लूनी क्षेत्र जो होता है गुजरात का तट है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है इस एरिया का। इसमें मुख्यतः छेल जो है अंकलेश्वर से प्राप्त होता है, और काम्बे लूनी क्षेत्र से, और अहमदाबाद कोलोल क्षेत्र में भी तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, तो समझ लीजिएगा। काम्बे लूनी क्षेत्र से तेल का उत्पादन होता है, जिसमें अहमदाबाद आता है, अंकलेश्वर आता है। अंकलेश्वर से भी निकलता है तेल और अहमदाबाद से भी निकलता है, ठीक है। तो अहमदाबाद का जो कलोल क्षेत्र है वहाँ से कच्चा तेल निकलता है, और अंकलेश्वर से भी निकलता है जो भरूच जिले में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराक नदी पर स्थित है। तो मैथन बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, पंचेत हिल बांध।
तो इसका कौन सा आंसर है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन है सही है, चुनना है हमको। तो जो इसका मैथन बांध है ये भी जो है बराक नदी पे है, और तिलैया बांध भी बराक नदी पे है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। ये मुख्यतः झारखंड में बहती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, झारखंड में बहती है और ये दामोदर की सहायक नदी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो फैक्ट है कि बराक नदी जो होती है झारखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी उसकी जो है पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है, जो जैन तीर्थयात्रियों का केंद्र है। जो जैन तीर्थस्थल पारसनाथ पहाड़ी पे महत्वपूर्ण है, वहाँ लोग जाते हैं, जैन लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब उनके पूजनीय क्षेत्र है वो जैनों के लिए। तिलैया बांध और मैथन बांध बराक नदी पर स्थित है, ये बात समझ लीजिए। तो 1 और 3 इसका सही है, तो डी आंसर ठीक है इसका। तो मुख्य बात यही है कि 2 बांध है इस पर, मैथन और तिलैया, 1 और 3 इसका ठीक है। और दूसरा बात यह है कि यह दामोदर की सहायक नदी है जो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित है। अब पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है, तो कोनार नदी पे है। अब पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पे है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि भारत मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया है, तो 5 है, 4 है, 7 है और 6 है। तो चौवनों का कौन सा क्वेश्चन सही है, तो 4 क्षेत्र में बांटा है। तो इसमें जो जोन है, तो भारत मानक ब्यूरो ने 4 भागों में बांटा है, 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें कि जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, जोन 5 है। तो इस संशोधित जो मार्केली स्केल के अनुसार भूकंपीय तीव्रता क्षेत्र के अनुसार इसको बांटा गया है। यदि पूछ सकता है कि जो बांटा गया किसके अनुसार बांटा गया है, तो ये मार्केली स्केल के अनुसार बांटा गया है। जो जोन 2 होता है, जोन 2 ये कम तीव्रता वाला होता है। जोन 3 जो है थोड़ा इससे ज़्यादा है, मध्यम तीव्रता वाला। जोन 4 है वो गंभीर वाला है, गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र है। और जोन 5 है अत्यधिक गंभीर वाला है। तो जो क्षेत्र जोन 5 में आते हैं वो काफ़ी संकटग्रस्त क्षेत्र होते हैं, और वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं आने का और जान माल के नुकसान का। तो ठीक है, 4 क्षेत्रों में बांटा, याद रखिएगा भारत मानक ब्यूरो। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है। तो पहला है भूमि और समुद्र का विभेदक तापमान और शीतलन। दूसरा है गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, जिसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये, जहाँ पे व्यापारिक पौने या ट्रेड विंड जो होती हैं दोनों आके मिलती हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं ITCZ। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। चौथा है तिब्बती पठार का गर्म होना। तो पहला इसका सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तो इसका चारों सही है कि चारों मानसून के निर्माण में चारों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चारों को समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको। तिब्बत पठार जब गर्म होता है तो वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, और जो हिंद महासागर में जो जहाँ पे ठंडा क्षेत्र थोड़ा होता है, क्योंकि सन जो होता है वो तिब्बत पठार के आसपास होता है। तो और जो हमारा हिंद महासागर है वहाँ सूर्य वहाँ से उत्तरायण होता है, तो वहाँ थोड़ा ठंडा होता है। तो वहाँ पे यहाँ से उठता है तिब्बत पठार से और आगे बैठता है वो हिंद महासागर में। तो गर्म होने से क्या होता है कि हवा इधर यहाँ बैठती है और फिर नीचे वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, तो नीचे उसका फैलती है गैसें, वो जो हवाएं हैं, और वो दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पे भारत में आती हैं। क्योंकि भारत का जो मैदानी क्षेत्र वो भी गर्म होता है, वहाँ से भी हवाएं ऊपर उठती हैं। तो वहाँ पे स्थान भरने के लिए हमारे मानसूनी हवाएं जाती हैं, जो पर्वत से टकराते हुए बारिश करती हैं, और जो नमी लेके जाती हैं वो भूमध्य सागर से और अरब सागर से वो लोग पूरा जो नमी ग्रहण कर लेती हैं और जाके बारिश करती हैं भारत में। तो इसको हम बढ़िया से समझा देंगे मानसून की जो क्रियाविधि है। बस इतना याद रखें कि चारों ठीक है। ज्योग्राफी का जब लेक्चर होगा तो उसमें बताएंगे, और ये चारों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक क्वेश्चन के अनुसार 55 नंबर का सी आंसर ठीक है इसका। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे।
नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से नहीं बहती, डी आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले से पिछले वाले में, जहाँ करेवा के बारे में पढ़ रहे थे, तो लघु हिमालय है, तो इसका बी आंसर ठीक है। लघु हिमालय की ये सब पर्वतमालाएं हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें बिहार नहीं शामिल है, बी आंसर ठीक है इसका। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है, क्योंकि जो बिहार का भूजल है वो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोषण नहीं हुआ है जल का। और उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भूजल का काफ़ी दोहन हो चुका है। ठीक है, तो अटल भूजल योजना जो है गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों के 80 जिलों में यह चल रहा है, 297 ब्लॉक में। और पंचायत पूछे तो 8220 पंचायतों में, जहाँ पे संकटग्रस्त ग्राम पंचायतें, वहाँ चल रहा है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की साइटें नहीं हैं? तो कलपक्कम है, तारापुर, मणिकारण, पुंगा वैली। तो कौन सा नहीं है बताना है हमको। तो मणिकारण नहीं है और पुंगा वैली भी नहीं है, बाकी तारापुर और कलपक्कम है। तो 1, 3 है और ये नहीं है पूछा है हमसे, 2, 4। तो पहला ही इसका आंसर चाहिए कि ये दोनों नहीं है, बाकी सब परमाणु स्टेशन है। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसमें कलपक्कम है, कुंडकुलम है तमिलनाडु में, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कायगा कर्नाटक में है और काकरापार जो है गुजरात में है। तो याद रखिएगा ये सब है। भारत में भूतापी संयंत्र ये जो है, जो भूमि से ऊर्जा निकलती है उससे जो हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, तो उसमें जो आते हैं, तो मणिकारण जो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकारण वहाँ का है भूतापी ऊर्जा। और पुंगा घाटी जो है लद्दाख में है, तो पुंगा वैली जो है लद्दाख में है, तो ये भूतापी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा, भूतापी ऊर्जा भी पूछ सकता है, तो मणिकारण है, पुंगा वैली है। तो 60वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है। और दूसरा है, भारत विश्व में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। तो हमको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो जो भारत विश्व का अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है, ये बात गलत है, तो ये गलत है। भारत विश्व के प्रमुख नमक उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है, तो ये बात सही है। तो इसका केवल बी आंसर सही है, बी गलत है, मतलब कि केवल एक गलत है। ठीक है। अभ्रक और के भंडार मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी है, ये बात भी सही है। और विश्व में नमक उत्पाद में और निर्यातक में भारत विभिन्न देशों में से एक है, तो ठीक है, ये दूसरा सही है। 61 नंबर पर चलते हैं। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है? लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो कोयला को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है, तो बी आंसर ठीक है, पूछ सकता है इसको। 62 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर कब गिरती हैं? तो 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 अप्रैल और 23 सितंबर को, 21 मई और 22 नवंबर को। तो कब गिरती हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो ये बी आंसर इसका ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ऐसा पूछता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है इस सब बातों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो साल, नीम, आबनूस और शीशम। तो कौन सी पाई जाती हैं? तो साल तो पाया जाता है, ठीक है, नीम भी पाया जाता है,
आबनूस नहीं पाया जाता, शीशम पाया जाता है। तो 1 2 3 4 हो गया इसका, तो 1 2 4 सी वाले में है, तो सी आंसर ठीक है इसका। तो इसको याद करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बताइए। महानदी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, कृष्णा कावेरी चारों गिरती हैं, तो डी आंसर सही है इसका। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मिलान कराता है ईपीपीसीएस, तो ध्यान से पढ़िए इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हारामुख, कामेट पर्वत, कांगटो, डोडा बेट्टा, तो बताना है कौन कहाँ पे है। तो हारामुख जो है कहाँ पे तो हारामुख जो है JNK में है, तो 1 हो गया इसका। कामेट पर्वत के बारे में सभी जानते हैं, कामेट कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, तो 2 हो गया। कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश में है, 3 हो गया। डोडा बेटा सभी जानते हैं तमिलनाडु में है, तो ठीक है 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका है, तो ए आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चट्टानों को बीतलीय शैल भी कहा जाता है? बीतलीय शैल, तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और वहिर्वेधी आग्नेय शैल। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, और डी वाला है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। तो किसको कहते हैं? तो कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल को वितलीय शैल भी कहते हैं, तो ए आंसर इसका सही है। तो समझ लेते हैं इसको। तो आग्नेय शैल कैसे बनती है? तो आग्नेय शैल बनती है, जैसे मान लीजिए कि ये स्थल मंडल है पृथ्वी का, और नीचे यहाँ पे मेंटल है, मैग्मा है। तो जब यहाँ से इस पर भार पड़ता है, जब यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, तो जो बाहर आके निकल जाती हैं, बाहर निकल के जो जमता है वो आग्नेय शैल बनता है। और जो ऐसे बाहर निकलती है यहीं अंदर ही जम जाती हैं, विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनाती हैं अंदर ही, भूमि के अंदर ही, तो उनको ही हम कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ये धीरे धीरे ठंडा होकर सब अपना बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के रूप बनाते हैं। उनका भी अलग अलग नाम है, जो यूपीएससी लेवल के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है उसमें। तो इनको बीतलीय शैल भी कहते हैं। इनको जो नीचे पृथ्वी के नीचे ही रह जाती हैं उनको कहते हैं। और जो ऊपर निकलती हैं इसमें 2 तरह की बनती हैं, एक ग्रेनाइट बनती है, एक बेसाल्ट बनती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं और दूसरी बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 14 सितंबर 1980 को, 26 सितंबर 1985 को, 15 नवंबर 1990 को और 21 दिसंबर 1992 को। तो कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1985 को हुआ था, बी आंसर ठीक है इसका। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लघु उद्योग है? कौन सा लघु उद्योग है बताना है हमको। तो कुटीर उद्योग, रेशम बुनाई उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। तो कूट से बताना है कि कौन सा हमारा लघु उद्योग है। तो कुटीर उद्योग लघु उद्योग है। दूसरा रेशम बुनाई उद्योग भी लघु उद्योग है, और खाद्य प्रसंस्करण भी एक लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। और जो ऑटोमोबाइल है, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जैसे अशोक लेलैंड हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये बड़ी कंपनियों में आती हैं। तो 1 2 3 सी आंसर इसका सही है। तो लघु उद्योग पूंजी निवेश और कार्यबल के मामले में अपेक्षाकृत मामूली पैमाने पर होता है, संचालन होता है इनका, और वे कम मात्रा में पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो उसको लघु उद्योग कहते हैं। अब बृहद उद्योग में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है उनका, और निवेश भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। तो पूछ रहा है कि किस उद्योगों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो मुंबई पुणे पूछ रहा है, बताइए मुंबई पुणे किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, वस्त्र के लिए या एरोस्पेस के लिए? अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो जो मुंबई पुणे क्षेत्र है वो वस्त्र के लिए है, तो 4 हो जाएगा ये, क्योंकि कपास का क्षेत्र उधर बहुत ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो वस्त्र उद्योग काफ़ी उधर फेमस है। तो बेंगलुरु और तमिलनाडु क्षेत्र किसके लिए है? तो बेंगलुरु और तमिलनाडु क्षेत्र सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी फेमस है, तो IIT पार्क भी हैं वहाँ पे, और जो बायोटेक्नोलॉजी के भी अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। तो ये तीसरा हो जाएगा इसका कि एरोस्पेस और जैव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और गुजरात क्षेत्र फार्मास्यूटिकल और रसायन के लिए
प्रसिद्ध है, तो 2 हो गया। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है कोयला और लोहा इसके लिए है, तो 1 हो गया। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 बी वाला आंसर ठीक है इसका। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 4 3 2 1 है इसका, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर में क्या होता है? अधिक से अधिक कपड़े और वस्त्र निर्माण होता है। तो चेन्नई है, पुणे है, सूरत है, अहमदाबाद है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो चेन्नई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को मानते हैं, डी आंसर सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, बताना है हमको। तो चूना पत्थर है, अभ्रक है, क्रोमाइट है, जिप्सम है। तो अधात्विक खनिज नहीं, मतलब धात्विक है, तो क्रोमाइट जो है धात्विक है, सी इसका आंसर होगा। बाकी अधात्विक है चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है पहला इसमें लिखा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। तो सोना, काला नमक और अभ्रक प्राकृतिक गैस से मिलाना है हमको। तो आंध्र प्रदेश किसके लिए है? तो अभ्रक के लिए है। तो अभ्रक कौन सा? 3 हो गया। कर्नाटक सोना के लिए 1 हो गया। हिमाचल प्रदेश काला नमक के लिए हो गया, तो 2 हो गया। असम जो है तेल के लिए है, तो 4 हो गया। प्राकृतिक गैस है तेल के लिए, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 73वां क्वेश्चन है कि कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो एक्सप्लोरर 1 था, वैनगार्ड 1 था, स्पुतनिक 1 था, लूना 1 था। तो स्पुतनिक 1 था ये, सी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने इसको प्रक्षेपित किया था। समझ लीजिए 57 में, जब भारत अभी आज़ादी के 7 साल या 10 साल ही हुए थे, तब सोवियत संघ ने अपना उपग्रह लॉन्च कर दिया था। तो ठीक है, स्पुतनिक का अर्थ होता है साथी, तो स्पुतनिक 1 था, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन है कि प्रियदर्शनी झील निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? तो भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रियदर्शनी किस के पास है भैया? तो वो मैत्री के पास है, तो सी आंसर इसका सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो कहाँ पे है ये तमिलनाडु में है, बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? तो इंदौर को, भोपाल को, जबलपुर को, नागपुर को। तो नागपुर को कहा जाता है 0 माइल सेंटर। तो जो नागपुर है वो भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है, इसीलिए इसे 0 मील मार्कर कहते हैं, और 0 मील मार्कर यहीं पर अवस्थित है। तो यहाँ से हम सारे जो शहरों की दूरी को मापते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको, सारे शहरों की दूरी यहीं से हम मापते हैं कि कौन कितना दूरी पे है, ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, हो गया ये। 77 नंबर पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्थल सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमको बताना है। तो मैकमोहन रेखा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है, तो ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, तो ये भी ठीक है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है, तो ये भी ठीक है। मैजिनॉट रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है, तो नहीं। मैजिनॉट रेखा तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है, इसलिए डी वाला गलत है इसका, तो यही सही है, गलत ही पूछा है हमसे। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा है हिमाद्री श्रेणी, तीसरा है विंध्य श्रेणी और चौथा है पश्चिमी श्रेणी। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली की है, तो ए आंसर इसका सही है 78 का। 79 नंबर को, तो 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। तो पहला, भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन गनीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। दूसरा है उत्तर पूर्वी में कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार तथा पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीप ब्लॉक के विस्तार हैं। तो सही पूछे तो पहला ठीक है, गिनीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है प्रायद्वीपीय।
भारत। दूसरा है, ये भी ठीक है कि जो उत्तर पूर्वी में कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार है और पश्चिम में राजस्थान जो है प्रायद्वीपीय ब्लॉक के विस्तार है, तो ये भी ठीक है। तो बी आंसर इसका सही है, एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो लद्दाख है काराकोरम जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम जास्कर लद्दाख पीर पंजाल लद्दाख जास्कर काराकोरम, तो कौन सा? तो बी है इसका, KLGP काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो KLGP से आप याद कर सकते हैं, KLGP। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नदी बताना और उसकी उत्पत्ति बताना है। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, अलकनंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो बताना है कौन किसकी उत्पत्ति हुई है। सॉरी, तो राकसताल से हुई है सतलज नदी, तो राकसताल एक हो गया इसका। सिंधु नदी कहाँ से हुई है? संतोपंथ ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर, चिमायुगंडुग ग्लेशियर, तो बोखारचू से हुई है, तो तीसरा हो गया सिंधु का। तो 3-1 किसमें है? तो इसका सी आंसर सही है, 3-1-2-4। तो अलकनंदा जो है सातोपंथ ग्लेशियर से हुआ है, और ब्रह्मपुत्र जो है चिमायुगंडुग ग्लेशियर से, तो ये 4 हो गया। तो 3-1-2-4 सी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भू स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? तो तापी, नर्मदा, संकोच, चंबल। तो चंबल का बीहड़ जो है इसके लिए जानी जाती है, खराब जो स्थलाकृति है चंबल में, तो यही है। तो डी इसका आंसर है, 82वां का डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, ये 2 बार भी पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है, उसको जाना जाता है। बताइए, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। तो ये मिजोरम है। तो मिजोरम को जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है, याद रखिएगा इसको। ये बहुत ही कोमल चट्टानों से बना है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उन्हें उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बांगर है, भांवर है, डेल्टा है, तराई है। तो जो भावर है सबसे पहले आएगा, जो नदी जब निकलती है तो कंकड़ीली जो भूमि होती है जहाँ विलुप्त हो जाती है उसको भावर कहते हैं। उसके बाद तराई आता है, फिर बांगर आता है, जो पुराना जो लोड रहता है उसको बांगर कहते हैं। फिर जो आता है डेल्टा आता है। तो भावर हो गया, तो 2, 4, 1, 3, तो 2, 4, 1, 3 डी आंसर इसका सही होगा, 84 का। ठीक है, 85 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 85 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंद महासागर में द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। तो ये भी ये 10 डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछता है, इधर उधर मतलब कि लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन में पूछता है इसको। तो ये ठीक है, अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल से पृथक किए गए हैं, तो ये भी सही है। दूसरा है, अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकाय का द्वीप समूह पूर्ण रूप से प्रवाल जमा से बना हुआ है, तो ये भी ठीक है। जो अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप है प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो इसका दोनों सही है, तो बी आंसर इसका सही है, प्रवाल से बने हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। तो पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता भी सहायक नदी है, मंजरा भी सहायक नदी है। तो जो इसकी सहायक नदी नहीं, काबिन जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, तो डी आंसर इसका सही है, काबिन नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक पूछता है सहायक नदियों के बारे में, पूछे काबिन नदी किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है, याद रखिए कावेरी की है, इंपॉर्टेंट है ये। तो किसका है, गोदावरी की सहायक नदियों में थोड़ा सुन लीजिए एक बार। तो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा है
इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर बहना मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो शरावती है, माही है, बैतरणी है, पेरियार है। तो आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए इसको। तो बैतरणी है जो पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी शरावती नदी, माही नदी, पेरियार नदी पश्चिम में बहती हैं और ये अरब सागर के आसपास गिरती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं वो उनको एक बार सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। सुन के इसको बार बार याद करने की कोशिश करिएगा। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं उसमें साबरमती आती है, माही आती है, ढांढर आती है, ढांढर एक नदी है वो भी आती है, कालिंदी आती है और शरावती आती है, भरत पूजा आती है, अपेरियार आती है। तो इतनी आती हैं लगभग, समझ लीजिए 3 इधर हो गई, 7 नदी हैं मुख्य नदी जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। याद रखिएगा कि शरावती, भरत पूजा, पेरियार, साबरमती, माही, ढांढर, कालिंदी। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो छोटी छोटी हैं उसमें सुवर्ण रेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, पेन्नार है। पेरियार नहीं, पेरियार पश्चिम दिशा में बहती है। पेन्नार है जो पूर्व दिशा में बहती है, पलार है। ये सब नदियाँ हैं। तो इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है तो ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से विचार कीजिए। तो तोड़िए इसको। तो उष्णकटिबंध है, उसमें भी शुष्क है, बारिश वहाँ नहीं होती है। पर्णपाती मतलब पत्तियों से झड़ जाती हैं। वनों के संदर्भ में कथन पे हमको विचार करना है। तो शुष्क कब होगी? जब बारिश कम होगी वहाँ पे। तो शुष्क पर्णपाती वनों में वर्षा जो होती है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो हो सकता है कि ये बात सही हो। ठीक है, ये बात ठीक है, हो सकता नहीं सही है। दूसरा है ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा क्या ठीक है? तो ये वन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात सही है, ये भी बात सही है। तो सी इसका आंसर सही है, वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मगर यहाँ पानी ढलान की वजह से पानी बह जाता है, पानी ज़्यादा रुकता नहीं है। तो इस वजह से कुछ समय बाद ही यहाँ पानी की कमी हो जाती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो सी आंसर इसका सही है। 88 का 89 नंबर पे चल पूछ रहा है 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं और 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन हैं। तो कौन सा ठीक है? तो 16 वन केवल नीलगिरी में नहीं पाए जाते हैं, ये बात गलत हो गई। 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, तो ये बात सही है। तो बी इसका आंसर है। तो 16 वन जो पाए जाते हैं उनका मुख्य क्षेत्र जो है नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पलनी की पहाड़ी है जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ये वन जो सतपुड़ा और मैकाल रेंज में भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये दूसरा जो पहला जो कथन है वो गलत है। और इसमें जो आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं उसमें मैग्नोलिया है, लारेल है, सिनकोना है और बेटल जैसे पेड़ शामिल हैं इसमें। तो ये पश्चिमी घाट, विंध्य और नीलगिरी की पहाड़ी में ये पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के करीब हैं और समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊपर हैं, इसलिए उच्च क्षेत्र में वनस्पति समशीतोष्ण है इसमें। तो ठीक है, तो याद रखिएगा समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, मगर केवल नीलगिरी में नहीं और जगह भी पाए जाते हैं। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और सतपुड़ा रेंज और मैकाल रेंज में भी थोड़ा पाए जाते हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 90 में शहर और नदी पर स्थित है वो बताना है। शहर और उसकी नदी पे स्थिति में कौन सा सही नहीं है बताना है हमको। तो पहला उज्जैन नर्मदा नदी, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी, कोटा है चंबल। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं? तो ये नर्मदा नदी नहीं है उज्जैन, ये क्षिप्रा नदी है। तो पहला इसका सुमेलित नहीं था, ये आंसर सही है इसका। हैदराबाद साबरमती पे, अहमदाबाद साबरमती पे है, ये बात ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी पे भी ठीक है, कोटा चंबल पे भी ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पूछता है, घुमा फिरा के पूछे, चाहे जैसे पूछेगा ही यूपीपीसीएस में। तो जलप्रपात और नदी को मिलाना है। तो पूछ रहा है कि हुंडरू, जोग, डुडुमा, धुआंधार नदी है नर्मदा, साबरमती, मचकुंड, सुवर्ण रेखा। तो कौन किससे मैच करता है वही बताना है। जो हुंडरू है
वो सुवर्ण रेखा पे है तो 4 हो गया इसका। और ज्योक जो है वो शरावती नदी पे है तो 2 हो गया। और डुडुमा जो है मचकुंड नदी पे डुडुमा है तो भी याद रखिए 3 हो गया इसका। धुआंधार जो है नर्मदा नदी पे तो 1 है। तो 4 2 3 1, 4 2 1 3 तो ए में है, 4 2 3 1 डी वाला आंसर सही है। जो हुंडरू जलप्रपात है वो सुवर्ण रेखा पे है। जोग जलप्रपात है वो जो है शरावती नदी पे है। डुडुमा जो है मचकुंड नदी पे है। और धुआंधार जो है नर्मदा नदी पे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रेणुका झील पंजाब में, चलामू झील सिक्किम में, अष्टमुडी कयाल केरल में, त्यो तुसो मोरीरी झील अरुणाचल प्रदेश में। तो रेणुका झील पंजाब में ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में भी ठीक है। अष्टमुडी कयाल जो है या बेम्बनाड झील, अष्टमुडी और बेम्बनाड झील जो है केरल में है, ठीक है। तो सोम मोरेरी झील जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, लद्दाख में है ये। तो यही गलत थी, तो डी आंसर इसका सही है। तो 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला पूछ रहा है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शीतकाल में अल्प वर्षा प्राप्त करते हैं, ये बात सही है। कारण दिया हुआ है कि शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है, तो ये भी बात सही है, मगर पहले की व्याख्या नहीं है। तो ए आर दोनों सत्य है, मगर आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसका सही होगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन दिया है काली, 94 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कथन है काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध है। ये कैसे हो गया? ये गलत है, समृद्ध नहीं है। कारण दिया काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये तो ठीक है। तो ए असत्य है, आर सत्य है, तो डी आंसर इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए पहले काली मिट्टी स्व जुताई का मतलब क्या होता है। आप देखे होंगे जहाँ काली मिट्टी होती है तो जैसे उसमें पानी सूखता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखे होंगे गाँव में, अगर खेतों में घूमे होंगे तो इसको देखे होंगे, दरारें जगह जगह पड़ जाती हैं, बीच में फट जाती है मिट्टी, तो उसी को कहता है स्व जुताई की प्रवृत्ति इसमें होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की समृद्धि अधिकता नहीं होती है। इसमें जो अधिकता होती है उसमें वो है जैसे मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, चूना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब भरपूर मात्रा में होता है। इसमें पोटास भी होता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। और इसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी भी कहते हैं इसको, स्वजुताई तो कहते ही हैं। और काली मिट्टी अक्सर मुख्यतः दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है मिट्टी के बारे में, ठीक है। ये बहुत चिकनी मिट्टी भी होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, गीली होने पे ये फूल जाती है। तो पहले गांव में जो लिपाई होती थी तो यही काली मिट्टी को ला के उसको सुखाया जाता था, उसको भिगो के, और उसकी लिपाई होती थी चिकनी होने के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, कि पूछ रहा है कि बेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिया नाम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह नहीं, जनजातियों के नृत्य भी नहीं है, झूम कृषि के प्रकार हैं, ये ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवाती नहीं है। तो इसका सी आंसर सही है, बेवर, दहिया, पेड़ा, कुमारी और गिदिया जो है झूम कृषि के प्रकार हैं। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांध और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांध है और नदी दी हुई है, तो इसको बताना है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है कहाँ पे है, बाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, कृष्ण सागर बांध कहाँ पे है, नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पे है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पे है, बाखड़ा नंगल बांध किस पे है, सबसे आसान यही है, बताइए किस नदी पे है। कृष्णा, सतलज, कावेरी, नर्मदा, तो सतलज नदी पे है, याद देखिए 2 हो गया। और कृष्ण सागर बांध कहाँ पे है, जिसे KRA बांध भी कहते हैं, कृष्ण राजा सागर बांध है, कर्नाटक में। बताइए किस नदी पे, अब बता दीजिए। कावेरी नदी पे, 3 हो गया। और नागा अर्जुन सागर बांध किस पे है, कौन सी नदी पे, तो अर्जुन से संबंध किसका था, तो कृष्ण से था, तो कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन, तो 1 हो गया। और सरदार सरोवर बांध
सभी जानते हैं नर्मदा नदी पे 4 है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, डी वाला आंसर इसका ठीक है। 4 2 3 1 डी आंसर सही है। ठीक है, 97वां क्वेश्चन है, पूछता है पीसीएस में और आरओआर में रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को मिलान कराता है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 97 पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद। तो ये डी वाला इसका सही नहीं है, दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद में नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे है कहाँ फिर? तो सिकंदराबाद में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डिस्ट्रिक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जिले किस में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद किस में है? तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, याद रखिएगा। बिहार में जो है 38 जिले हैं, बिहार पीछे पर याद रखें। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, अभी चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र के। गुजरात के 33 जिले हैं गुजरात में। ठीक है, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, तो 1 हो गया। दूसरा हो गया बिहार, तो 1 2, 1 3 इसका होगा, 1 3, तो ए आंसर सही होगा। 1 3 4 2, ठीक है, ए आंसर सही है इसका। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बस स्टेट चेंज करता है। गुजरात सबसे अधिक लंबी सीमा वाला जो राज्य है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश आता है। तो बी आंसर इसका सही है, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है। भारत की तटरेखा की लंबाई कुल है 7,516 किलोमीटर है, समझ लीजिए। ठीक है, और जो राज्य हैं सबसे अधिक किस में है? गुजरात में है। फिर से महाराष्ट्र आता है। तटरेखा वाले राज्य का नाम बता रहा हूँ कि तटरेखा किसकी किसकी है। तो ये इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है ये बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन एंड दीव है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सबसे बड़ा जिसमें है गुजरात का है, और सेकेंड सबसे जो बड़ा है वो जो आंध्र प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश ही है, बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे 100वां क्वेश्चन है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता, रजत जीता, कांस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कांस्य जीता है, सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एम पॉक्स के बारे में बताना है, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो पहला है इसमें, एम पॉक्स मुख्य रूप से मच्छर के काटने से फैलता है, सत्य बताना है हमको। एम पॉक्स एक जीवाणु के कारण होता है जो मक्खियों और ततैया के माध्यम से फैलता है। एम पॉक्स केवल बंदर और आर्गुटन की प्रजातियों में ही हो सकता है। एम पॉक्स एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है। तो डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, रामसर आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है इसका कि भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन को हस्ताक्षरित किया था, तो ये सही है। 1971 में जो था रामसर का संधि हुई थी ईरान के शहर रामसर में, बाकी भारत उसको 1982 में हस्ताक्षर किया था। दूसरा, गुजरात में आर्द्रभूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आते हैं, तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन इसके सही हैं, तो बी आंसर इसका ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। तो क्या है? आट्टम है, कांतारा है, कच्छ एक्सप्रेस है, द नंबी इफेक्ट है। तो कौन सा है? तो आट्टम को दिया गया है। तो आट्टम जो है मलयालम मूवी है, मलयालम।
इसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ऋषभ शेट्टी को मिला है, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान नित्या मेमन को मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुचिका कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला है इसमें कि TM त्रिमूर्ति, पर्वतानेनी हरीश, R स्वामीनाथन, नागराज नायडू। तो पर्वतानेनी हरीश को चुना गया है, तो बी आंसर इसका सही है। और 104 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 105 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक माना जाता है। अग्नि पुरुष भी कहा जाता है उनको। तो डॉक्टर APJ कलाम को नहीं कहा जाता, मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल तो इन्हीं को कहा जाता है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इनको नहीं। डॉक्टर अविनाश चंद्र इनको भी नहीं। तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को कहा जाता है, तो अग्नि मिसाइल के जनक है, इनको अग्नि पुरुष भी कहा जाता है इनको। 105 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया था। तो दीपा मलिक और मरियप्पम थंगावेलु, देवेंद्र झांझरिया और अवनी लेखारा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, भावना पटेल और सुमित अंतिल। तो किसको किया गया है। तो सुमित अंतिल को और भाग्यश्री जाधव को। तो सी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2021। तो 1951 से 1981 के काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1951 से 81, 30 वर्ष का समय है। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से प्रवासन के प्रेरक कारक हैं। तो प्रेरक कारक कौन से हैं। पुश फैक्टर, जो कि ठेलते हैं। पुश फैक्टर कौन से हैं। पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या है। प्राकृतिक आपदाएं, अगर कहीं किसी भी मान लीजिए स्थान है यहाँ पे बार बार बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें आती हैं, लैंडस्लाइड होता है, तो आप यहाँ कब तक रहेंगे। तो ये पुश फैक्टर है, ठेल देगा आपको, जाइए दूसरी जगह। तो प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी जो है, बहुत गरीबी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई संसाधन आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से भी आप ठेले जा सकते हैं। तो एक हो गया, 2 भी सही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर कहीं हैं तो वो पुल फैक्टर हैं। वो अगर मान लीजिए इस स्थान पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से आप जाएंगे, इसके वजह से जाएंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये पुल फैक्टर है। तो पुश नहीं है, तो ये गलत हो गया। नियमित काम की उपलब्धता भी पुल फैक्टर है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 जो है सही ऑप्शन है, तो ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है हमको कि क्या मामला चल रहा है इसका। तो शहरों का वर्गीकरण और शहर, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर किसे कहते हैं, शैक्षिक शहर किसे कहते हैं, गरीसन छावनी शहर और औद्योगिक नगर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो शैक्षिक शहर किसे कहते हैं बताइए। तो धार्मिक सिटी में कौन कौन से आते हैं, जैसे गिन लीजिए उसको। वाराणसी हो गया, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पूरी, अजमेर में होता है पूजा, पुष्कर में होता है, तिरुपति में होता है, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, उज्जैन में। तो इसमें कौन सा है, देखिए इसमें कुरुक्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 4, पहले का 4 हो गया। शैक्षिक शहर में कौन सा आता है, तो शैक्षिक शहर में इलाहाबाद भी हो गया, मतलब प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, और इधर का उत्तर भारत में है तो रुड़की हो गया, आपका कोटा हो गया, और कौन सा है, पिलानी हो गया, बिट्स पिलानी जहाँ पे है, अलीगढ़ हो गया, इलाहाबाद तो मान लो बता ही चुके हैं। तो पिलानी, बिट्स पिलानी जहाँ पे है, तो पिलानी हो गया, 2 हो गया शैक्षिक शहर, तो 2 हो गया। गैरीसन छावनी, छावनी, तो छावनी सबसे अधिक कहाँ है, अम्बाला में है, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर जैसे गैरीसन शहरों के रूप में उभरे हैं। तो कौन है, तो अम्बाला है, 3 हो गया इसका। और कोयम्बटूर जो है औद्योगिक शहर हो गया, तो 1 हो गया ये। ठीक है, तो कौन सा सही, तो 4 2 3 1 आंसर देते हैं। 4 2 3 1, 4 2 3 1 3 1, तो डी आंसर इसका सही है।
4 2 3 1 डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहवा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो यह एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थिति में उगता है। केरल देश में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यह एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थिति में उगता है, तो ये गलत है। ठीक है, केरल नहीं है, इसका ये भी गलत है। तो इसका डी आंसर सही है। न तो 1 न तो 2 सही बताना था हमको। तो भारत दुनिया का केवल 4.3% ही कहवा उत्पादित करता है। ठीक है, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के बाद 6ठे स्थान पे भारत आता है। तो पहला क्यों गलत है, क्योंकि इसके लिए उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है ये, तो याद रखिएगा। ये पहली क्या लिखा है, बागानी फसल नहीं है। उष्णकटिबंधीय फसल है, समशीतोष्ण नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो कहवा में कर्नाटक है, केरल नहीं है, तो कर्नाटक होगा यहाँ पे, इसलिए दोनों गलत है। 111 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग विकसित परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तुंगनाथ। तो डी है, तुंगनाथ इसमें नहीं है। तो केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति, खेती योग्य बंजर, अनुपजाऊ और बंजर भूमि। तो इसको कहा जाता है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। तो इसका बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि औस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। तो गन्ना की हैं, कपास की हैं, गेहूं की हैं, चावल की हैं। तो किसकी हैं ये, तो ये चावल की फसलें हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। डी आंसर रखिए। औस, अमन और बोरो चावल की फसल की किस्में हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 114 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। तो यूपीएससी में पूछा था। डोलोमाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर, मैग्नीज। तो कौन से हैं 114 का। तो चारों हैं, डोलोमाइट भी है, फायर क्ले भी है, चूना पत्थर भी, मैग्नीज भी। तो डी आंसर इसका सही है, चारों यूज में आते हैं। तो लौ इस्पात उद्योग में जो कोकिंग लौ अयस्क तो लगता ही है, कोकिंग कोयला लगता है। इसके अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग में आवश्यक जो कच्चे माल है उसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, फायर क्ले ये सब आते हैं। ये कच्चे माल हैं। तो ये सभी कच्चे माल जो हैं वजन घटने वाले होते हैं, इसलिए लौह और इस्पात संयंत्रों के लिए सबसे अच्छा स्थान जो होता है कच्चे माल के स्रोत के निकट होता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 115 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात और संयंत्र है जो देश में, कौन देश ने इसको लगवाया था, किसकी हेल्प से लगा था, वो बताना है हमको। वो सुमेलित नहीं है। अगर मान लीजिए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र लगा तो किस देश ने इसको लगवाया था, किसके हेल्प से लगा था, तो वही बताना है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के से लगा था, ये बात सही है। जो भिलाई संयंत्र है ये गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लगा था। जो भिलाई लगा था वो लगा था छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि किसी उसमें है, तो ये रूस के सहयोग से लगा था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र भी रूस के सहयोग से लगा था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के लगा था। तो ठीक है, तो इसका बी आंसर जो है वो सही नहीं है, वो रूस है, यूएसए नहीं है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगा था, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेट भी पूछ लेता है, सबसे पहले कौन बना था। तो भिलाई बना था 1959 में, 1959 में बना था भिलाई। दूसरे पे कौन बना था, तो राउरकेला भी 1959 में बना था, ये ध्यान दीजिए। और दुर्गापुर 1962 में बना था। अब बोकारो जो बना था 1964 में बना था। ठीक है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, और बोकारो जो है झारखंड में है,
और छत्तीसगढ़ में भिलाई है। देखिए जो पूर्वी क्षेत्र का हमारा बेल्ट है पूरा उसी में बना है, क्योंकि उधर ज़्यादा खनिज मात्रा और इनके जो इनपुट इस्पात हैं लौह उद्योग के कच्चे माल वो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ठीक है, काफ़ी डिटेल में हो गया ये, तो याद रखिएगा इसको। 116 नंबर का है, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो है इसका पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल बात सही है, याद रखिएगा, ये पूछता है इस तरह से, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी बात सही है, तो बी आंसर इसका सही है। सही कथन हमको बताना है, तो दोनों ही सही है इसमें, तो बी सही है इसका 116 का। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में दिया हुआ है। पूछ रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बताना है हमको। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, सदिया से धुबरी तक है, कोट्टम से कोल्लम तक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए आंसर ठीक है इसका, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटर वे 1। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से अलग कर दिया गया और दूरदर्शन DD के रूप में एक अलग पहचान दी गई। तो 1960 में, 1976 में, 1985 में और 1990 में। तो कब हुआ था ऐसा, तो 1976 में हुआ था, बी आंसर सही है इसका। ऑल इंडिया रेडियो को दूरदर्शन से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उद्योग का उप समूह है। तो उप समूह कौन सा है, तो पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स, सरफेक्टेड इंटरमीडिएट, सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट है ये। तो कौन सा इसमें निकलता है, जो पेट्रोलियम उद्योग का उप उत्पाद क्या है, वही पूछ रहा है। सब ग्रुप ऑफ पेट्रोलियम उद्योग, तो पॉलीमर भी है सब समूह इसका, सिंथेटिक फाइबर भी है, इलास्टोमर्स भी है, ठीक है, सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट भी है इसका। तो चारों है, डी आंसर सही है, उपरोक्त में सभी है। ठीक है, जो पेट्रो रसायन उद्योग हैं उनके तो थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम उद्योग 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था और 1980 से 1990 के दशक में पेट्रोलियम उद्योग में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हुई। तो कई वस्तुएं जो हैं कच्चे पेट्रोलियम में से प्राप्त होती हैं, जो कई नए उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करती हैं। तो उद्योगों के इस समूह को 4 समूह में बांटा जाता है। तो इसमें पॉलीमर होता है, जैसे पॉलीमर कंपनी है, सिंथेटिक फाइबर बनता है, इलास्टोस्टोम बनता है, और जो चौथा था जो ये था सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट, जो था सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट ये बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको। तो ये चारों एक अलग अलग कंपनियां में काम आते हैं, इनके जो प्रोडक्ट बचते हैं पेट्रोलियम के तेल निकालने के बाद में। तो उपरोक्त में सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का प्रकार है। तो रबी की फसल का प्रकार मतलब कि ठंडी में इस समय इनकी बुआई होती है और अप्रैल मई जून 3 महीने में कभी भी इनकी कटाई हो सकती है। तो गेहूँ की बुआई अभी चल रही है, ठीक है, जौ की बुआई भी अभी चल रही है, और किसकी बुआई अभी हो रही है, तो इन्हीं दोनों की अभी बुआई चल रही है। बाजरे की बुआई नहीं होती और अरहर की बुआई भी नहीं होती। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है, यही रबी की फसलें हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य में सही सुमेलित नहीं है। इससे पहले भी हमने देख लिया है, तो बताइए कौन सा, इससे पहले हमने समझ लिया इसको। तो तारापुर कहाँ पे है, क्योंकि हमने देखा था तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका डी आंसर सही सुमेलित नहीं था। अगला है लॉ आयस का क्षेत्र बताना है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो उसी हिसाब से पैटर्न पे बना है ये पेपर, बढ़िया पेपर बना है। तो 122 नंबर क्वेश्चन है, लॉ आयस और राज्य दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको और बताना है कि सुंदरगढ़, चित्रदुर्ग, भंडारा और नोवा मुंडी कहाँ पे। तो सुंदरगढ़ जो है उड़ीसा में है, तो उड़ीसा चौथा है। चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक दूसरा है। भंडारा महाराष्ट्र में है, तो 1 हो गया। नोवा मुंडी जो है झारखंड में है, तो 3 हो गया। तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 ये आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि नाहर कटिया तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो नाहर कटिया तेल क्षेत्र के बारे में बताइए कहाँ पे है। 123 नंबर क्वेश्चन है,
आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है। तो असम में है, डी आंसर सही है इसका, आंध्र कटिया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नाहर, आंध्र कटिया नहीं, नाहर कटिया है। नाहर कटिया तेल क्षेत्र जो है असम में है। 124 नंबर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने में भी उतना ही समय लेता है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला कथन सही है, बताइए। तो इसका जो पहला कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है, तो ये बात सही है। दक्षिणी ध्रुव हमको दक्षिणी भाग नहीं दिखता, ठीक है। और ये है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार का परिक्रमण काल भी उसका 27 दिन का है, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और ए जो आर है ए की व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर इसके ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसको। 125 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहा है शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है, तो शुष्क कृषि क्षेत्र का ये ठीक है। इस खेती के अंतर्गत मुख्य रूप से रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलों का उत्पादन होता है। तो कौन सा सही है पूछा है। तो सही पूछा तो पहला तो इसका सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जूट की जो खेती होती है उसमें शुष्क कृषि नहीं है, ये बहुत ही पानी चाहिए इसको जूट के लिए, तो ये दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो इसका केवल एक सही है, तो ए आंसर ठीक है इसका 25वें का। 26वें में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में बी आंसर सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में लगभग जो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया है 2018-19 में रिपोर्ट इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें जो है 63,31,757 किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क हमारे है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है भारत में। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है 17,757 किलोमीटर का, 13.4% वहीं पे आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का नंबर आता है। तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड पे वो यूपी है और थर्ड पे राजस्थान है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है। पेंटोगटार्न सिनावात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पेंटोगटार्न सिनावात्रा, तो मलेशिया का, फिलीपींस का, थाईलैंड का और फ्रेंच चिगुआना का। तो सी इसका सही ऑप्शन है, थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई, डी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजीव गाबा हैं, टीवी सोमनाथन हैं और संजय कुमार मिश्र हैं, राहुल नवीन हैं, और तो ये बी है, टीवी सोमनाथन है, तो बी इसका आंसर सही है। टीवी सोमनाथन को चुना गया है, जो 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक ज्ञापन पर समझौता किया है या हस्ताक्षर किए हैं। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो भूटान द्वारा, नेपाल द्वारा, श्रीलंका द्वारा, म्यांमार द्वारा। तो ये नेपाल द्वारा किया जा रहा है मुनाल उपग्रह, तो बी आंसर सही है, नेपाल द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अपना पड़ोसी राज्यों के जो क्या कहते हैं उसको रिलेशन, उसके लिए बेहतर बनाए गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 130 नंबर का, नेपाल इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो कोलंबिया है, तिमिर लेस्ते है, इंडोनेशिया है, लाओस है। तो कौन सा है। तो तिमिर लेस्ते है, बी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन है। गौरव, एक लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है।
तो यह हवा में लॉन्च किया जाने वाला 100 किलोग्राम का क्लास ग्लाइडेड बम है जो लंबी दूरी तय लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो ये बात सही है। दूसरा है, इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और विकसित किया गया है। तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है, इसका बी आंसर सही है। तो रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ठीक है, ये DRDO द्वारा विकसित है। 133 का है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ये आंसर सही है। तो जो 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मंत्रिमंडल 8 परियोजना है। तो 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, जिसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास और मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों पे, राजनीतिक मामलों पे, केंद्रीय मामलों पे, निवेश और विकास मामलों पे, रोजगार और कौशल विकास मामले पे, आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर, आवास और संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 8 मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसमें 2 है, एक आवास वाली, एक संसदीय मामलों की। इन्हीं 2 को छोड़ के बाकी 6 पे PM अध्यक्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये संविधान उत्तर है, संविधान में इसकी कहीं व्याख्या नहीं है, ठीक है। इस संसदीय कार्य प्रणाली से डेवलप हुई हैं, तो याद रखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का। 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सौर ऊर्जा के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का नाम से प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त कर लिया है? मॉडल सोलर शहर अम्बेडकर नगर नहीं है, अयोध्या यही है, अमेठी नहीं है, अमरोहा नहीं है। तो बी आंसर ठीक है इसका, अयोध्या है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ 400 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग प्राप्त कर रही है? तो कौन सा है वो? संयुक्त राज्य अमेरिका, UN है, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो ये विश्व बैंक है, सी है इसका आंसर है। 136 नंबर क्वेश्चन है, किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका दिवस जो 14 अगस्त को मनाया गया। तो ए इसका आंसर सही है, विभाजन विभीषिका दिवस। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस 14 अगस्त को मनाया गया, 14 अगस्त 2024 को। ये 137 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बना रही है, कब तक? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कब तक बना रही है। तो 2026 तक नहीं, 2027 तक नहीं, 2029 तक नहीं, 2028 तक बना रही है। डी आंसर सही है, 2028 तक उत्तर प्रदेश के पर्यटन को 5 गुना वृद्धि करनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विद्या समीक्षा केंद्रों को लागू करने के लिए क्या पहल लागू की है? विद्या समीक्षा केंद्र के लिए कौन सा पहल लागू की है? तो ऑनलाइन शिक्षण मंत्र, टोल फ्री नंबर प्रणाली, मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट, आभासीय कक्षा की स्थापना। तो क्या की है? टोल फ्री नंबर प्रणाली की स्टार्ट की है। तो बी आंसर सही है इसका, टोल फ्री। 139 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 से 7 अगस्त तक, 8 से 14 अगस्त, 15 से 21 अगस्त, 22 से 28 अगस्त। तो 1 से 7 अगस्त ए आंसर सही है इसका। 140 नंबर का क्वेश्चन है, ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय सेना द्वारा। तो ये भारतीय सेना द्वारा चालू की गई है, डी आंसर सही है। ई सेहत कंसल्टेंसी किसके द्वारा चालू की गई? भारतीय सेना द्वारा चालू की गई है। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, उनको सहायता, जैसे पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार वालों को सहायता होता देने के लिए चालू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 141। तो 141 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया?
तो कौन सा देश है? तो नेपाल है, लाओस है, भूटान है, साइप्रस है। तो लाओस द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाओस है वो। 142 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर बंगलुरु दक्षिण कर दिया है? तो बंगलुरु दक्षिण किसका नाम बदल के कर दिया? तो रामानगर का किया है, रामानगर। रामानगर जिले का नाम बंगलुरु दक्षिण हो गया, बेंगलुरु साउथ। 143, निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? कौन सा बन गई हैं भैया, बताइए इनका। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय SS, लेफ्टिनेंट SM है, SS नहीं SM है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानीटकर। तो कौन है भैया? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। 144 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नहीं, ऊर्जा मंत्रालय नहीं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं। तो ये आंसर सही है, उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है उसने शुरू किया है मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? असम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। तो किसने जारी किया है इसको? तो असम ने जारी किया है। तो ये आंसर सही है, असम। 146 है, तो 146 नंबर क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो आयुष मंत्रालय नहीं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो है, यस, इसी के द्वारा की जाएगी। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयुष्मान मानकीकरण विभाग की स्थापना की जाएगी। अगले 147 नंबर क्वेश्चन है कि IIT ने DRDO के लिए टाइब्रो इलेक्ट्रॉनिक नैनो जेनरेटर टाइब्रो इलेक्ट्रॉनिक नैनो जनरेटर, IIT ने DRDO के लिए टाइबो इलेक्ट्रॉनिक नैनोमीटर आधारित जूता के सोल हेतु एनर्जी हार्वेस्टिंग इकाई विकसित की है। कौन सी IIT है वो? तो IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है, IIT इंदौर है। तो IIT दिल्ली है, ये आंसर इसका सही है। सॉरी, IIT दिल्ली नहीं है ये, IIT इंदौर है ये। तो D आंसर इसका सही है, IIT इंदौर है। 148 नंबर क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को, 7 अगस्त को, 13 अगस्त को, 27 अगस्त को। तो इसको मनाया जाता है 13 अगस्त को। C आंसर सही है, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। और थीम कभी कभी पूछता है, तो इसकी थीम थी आज किसी की मुस्कान का कारण बने। तो थीम इसकी थी आज किसी के मुस्कान का कारण बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बना है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है। तो कौन है? तो नागालैंड है। तो ये इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो पहला संस्करण बताइए कहाँ किया गया? नेपाल में नहीं, श्रीलंका में नहीं, म्यांमार में नहीं, भारत में किया गया। तो D आंसर इसका सही है। तो ज्योग्राफी पर करंट अफेयर्स का ये लेक्चर था और काफ़ी अच्छे इसमें करंट अफेयर्स थे, जिससे एक आध क्वेश्चन फंस जाएंगे करंट अफेयर्स के। 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना आसानी से 30 क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स। तो हम मतलब आशा करते हैं कि 2-3 तो फंसी जाए इससे, क्योंकि अगस्त में एक पेपर, अगस्त सितंबर में अगर पेपर बना होगा तो यही 2-3 महीने का UP PCS पूछता है। तो ठीक है, चलते हैं, अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।